Hello guys, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerical की पाठशाला. Today we discuss the new topic of class 10th physics and the topic is refraction through prism. तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की बात करते हैं कि प्रिज्म से जो है कैसे लाइट रेज उस पर पड़ेगी और कैसे वो इंसिडेंट होगी, कैसे वो रिफ्रैक्ट होगी, कैसे इमर्जेंट होगी। तो प्रिज्म के बिहाफ पर प्रिज्म पर जो इंसिडेंट होने वाली लाइट है, कोई भी लाइट जो इंसिडेंट होगी उसकी प्रॉपर्टी, उसके फैक्टर्स, उसका मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट आज हम सब इस डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखें वीडियो और वीडियो को लाइक तो कर दिया करो यार। तो देखो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले देखो रे डायग्राम इसका। ये प्रिज्म हो गया हमारा। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म तो ये जान लो। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक 5 फेस का स्ट्रक्चर है। 5 फेस फॉर एग्जांपल ऐसे देखो, ये आपको दिख रहा इस तरह से, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, और इसको सामने से कवर कर दो और इस बैक से कवर कर दो, नीचे से कवर कर दो, तो कितने फेस हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो 5 फेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो उसमें से हमने फ्रंट व्यू लिया है, फ्रंट व्यू, और ये एंगल जो होता है, एंगल ए मान लो, जिसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ABC हमने ड्रॉ कर लिया। ये एंगल का फ्रंट वाला पार्ट है, सॉलिड टाइप में होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इस पर इंसिडेंट रेज आ रही है। रे डायग्राम, सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की बात करते हैं। जो रे पास करेगी वो कैसे पास करेगी? इस फेस की बात करो। AB फेस पर जब ये लाइट रेज कहीं से आ रही है, कोई सोर्स है लाइट रेज का सोर्स है, लाइट रेज जब इस पर पड़ेगी AB फेस पर, तो AB फेस पर जब लाइट रेज पड़ती है, जिस पॉइंट पर पड़ती है, तो वहां पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन यहां पर ड्रॉ की जाती है। अच्छा, इसके बाद इसके यही सेम चीज यहां होती है। जिस पॉइंट पर ये आके स्ट्राइक कर रही है, तो सोर्स से आने वाली लाइट जब किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो इसका नाम सबको पता होगा, इंसिडेंट रेज बोला जाता है। अच्छा, अब यहां पर इस नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया है। अब ये नॉर्मल लाइन यहां से ड्रॉ हो गई। अब सोचो ये इंसिडेंट रेज और नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अच्छा, अब देखो, अब ये लाइट रेज, बाहर का जो मीडियम था वो एयर, मान लो एयर था, तो ये आपका एयर है, और ये प्रिज्म किसका होता है? ग्लास का होता है। अब आप ये देखिए, एयर और ग्लास में कौन रेयर है, कौन डेंसर है? कौन डेंसर है? डेंसर ग्लास ज़्यादा डेंसर होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसके मॉलिक्यूल पास होंगे, वो ज़्यादा डेंसर होता है। और एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा दूर होते हैं, गैसियस स्टेट में होता है, तो ये रेयर होता है। तो यहाँ से जो रेज जा रही है, अब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो सबको पता है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर लाइट रेज अब तो सीधे तो जाएगी नहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप रोड पे दौड़ रहे हो, बहुत तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हो, आगे पानी मिल गया। अब पानी मिल गया, क्या आपकी वही स्पीड रहेगी? नहीं ना, तो स्पीड में चेंज आएगा। ऐसे यहाँ भी होता है कि लाइट रेज एयर से जा रही थी, सीधे अब नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रिज्म मिल गया है। अब ये लाइट रेज टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। किधर बेंड होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो जाती है। तो बेंड कर दी हमने। अच्छा, अब ये ग्लास से बाहर भी तो निकलेगी। अब जिस पॉइंट पर ये बाहर निकलना है, वहां फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये नॉर्मल मान लो दूसरा हो गया, N2 मान लो। अच्छा, अब यहां से ग्लास से किधर जाना है? अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, मतलब ग्लास से एयर में जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये लाइट रेज नॉर्मल से दूर जाएगी, तो देखिए क्या हो जाएगा इसके साथ। ये लाइट रेज क्या सीधे जाएगी? नहीं, क्योंकि ग्लास से एयर में जा रही है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर तो कुछ ऐसे जाएगी ना। ये रे डायग्राम हो जाता है भाई, ये रे डायग्राम हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी समझ लो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये इंसिडेंस रेज है और ये रिफ्रैक्टेड रेज है। जो ग्लास के भीतर आप देख रहे हो ना अंदर, ये है इंसिडेंट रेज, ये
ये रिफ्रैक्टेड रेज, ये R1 और ये R2, रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। और ये बाहर जो निकली इमर्ज की, इमरजेंट इसको ना बोलते हैं इमरजेंट रेज, इमरजेंट रेज बोलेंगे इसको, और ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंट। और बेसिकली अगर ये रेगुलर प्रिज्म है, कैसा प्रिज्म? रेगुलर प्रिज्म। रेगुलर प्रिज्म क्या होता है? जिसमें तीनों एंगल जो होते हैं आपके 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होते हैं, उसको हम रेगुलर प्रिज्म बोलते हैं। और ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानना हमें जरूरी था। अब इसका डेरिवेशन पार्ट में करेंगे। देखो अब बात करते हैं मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म की। तो बेसिक देख लिया आपने कि कैसे रेज पास करेगी, कैसे एंगल क्रिएट होगा। तो ये मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म एक छोटा सा डेरिवेशन पार्ट है इसका, और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए ये प्रिज्म हमने ड्रॉ करा, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ए बी सी पॉइंट हो गए। अब एक रेज इस पे पास कर रही है, ये रेज इंसिडेंट हुई। अगर ये रेज इंसिडेंट हुई तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये n1 कंसीडर कर लेंगे हम। अब सोचो ये एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है ना। अब यहाँ से ये सीधे जाएगी नहीं, तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल ये बेंड होगी, थोड़ी बेंड होगी ना नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल तो यही है, इधर ही बेंड हो जाएगी। अच्छा अब देखो इस पॉइंट से फिर इसको क्या करना है, ये रेरर से डेंसर गए, अब डेंसर से रेरर जाना है, फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ होगा। फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ होने के बाद अब ये सीधे तो जाएगी नहीं, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाती है। प्रॉपर्टी मैंने बता दी, रेरर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और डेंसर टू रेरर जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होता है। ठीक, अच्छा देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इमरजेंट हो गया, तो सारे एंगल, सारी प्रॉपर्टी देखो। तो यहाँ पर ये डेविएशन क्या है, डेविएट करना क्या है। जैसे मान लो ये रेज ऐसे सीधे जा रही थी, सीधे जा नहीं पाई, अपने रास्ते से भटक गई, अपने रास्ते को चेंज कर ली। तो कितना चेंज की, जितना वो चेंज की उसको डेविएशन बोला जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो यहाँ से सीधे ना जाके जितना वो डेविएट हुई, अब सोचो ये यहाँ से ऐसे सीधे नहीं गई, यहाँ से इधर गई, इधर गई, इधर गई। तो फाइनली अब ये इंसिडेंस के बाद इमरजेंट में कितना चेंज आया। मतलब ऐसे सीधे अगर एक लाइन ड्रॉ करो और इसको पीछे ड्रॉ करो, तो ये जो एंगल बना यही तो चेंज है। ये सीधे जा रही थी और ये अब इधर जा रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है यही तो चेंज है, यही तो डेविएशन है। तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ बनता है, कोई पूछे आपसे तो क्या बताओगे कि इंसिडेंट रेज को आगे बढ़ाने पर और इमरजेंट रेज को पीछे बढ़ाने पर जो मीटिंग पॉइंट है, जो एंगल बन रहा है, वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। सिंपल सा। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन हमें फाइंड करना होता है। तो देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। ये मान लो एंगल हमारा x है और ये एंगल है y। चलो थोड़ा नामकरण कर लो, ए बी सी है ही, है ना, ए बी सी डी ई, इस पॉइंट को ई मान ले, ई एफ जी। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, डेल फाइंड करना है, यही डेविएशन, इसी को डेरिवेट करना है। तो चलो ट्रायंगल लेते हैं, डेरिवेट कैसे करेंगे एक एक पार्ट को, डेल कैसे फाइंड होगा, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल, ध्यान से देखना, फ्रॉम ट्रायंगल डी ई जी, डी ई जी मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, डी ई एंड जी, ये पॉइंट जी है, यही तो है डेल। ये हमने क्या माना x, ये क्या है y। देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, x है और ये y है। अच्छा अब ये डेल इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। अच्छा तो डेल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भाई, डेल इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना x प्लस वाई, फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ो। चलो पॉइंट डी पर आ जाओ। एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी,
डी पॉइंट को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखें आप, डी पॉइंट को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ये तो ये वाली लाइन हो गई डी ई वाली, और ये इंसिडेंट की आगे बढ़ाने वाली लाइन है, और ये इंसिडेंट की पीछे वाली लाइन है, और ये हमारी नॉर्मल वाली लाइन है, ये रही। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सबको पता, ये एक्स है, सबको पता, ये R1 है, ये भी पता। तो डी पॉइंट पर ऐसा क्या रिलेशन इन सब में बनेगा? I इज इक्वल टू एक्स प्लस R1 हो सकता है, ज्योमेट्री वही सिंपल सी ज्योमेट्री, I इज इक्वल टू एक्स प्लस R1। तो I इज इक्वल टू एक्स प्लस R1 है, implies that x इज इक्वल टू I माइनस R1 लिख सकते हैं। चलिए, एक आया x, ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, x आया I माइनस R1। सिमिलरली ऐसे ही y फाइंड करना है, तो y के लिए सिमिलरली एट पॉइंट ई पॉइंट पर चलते हैं। ई पॉइंट पर सारी चीज़ें वैसे बनाओ, ये इधर हो गया हमारा ये बेस वाली लाइन, और ये y एंगल हो गया, और ये नॉर्मल वाली लाइन ले लेते हैं, ये E है और ये R02 है। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R2 प्लस वाई, या y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, E माइनस R2। तो हमने दोनों फाइंड कर लिया, E और I के टर्म में, R1 R2 के टर्म में x और y की वैल्यू। तो चलो अब इस x की वैल्यू को और इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से देखते चलो, बहुत ही आसान है, कुछ खास है नहीं, स्टेप ध्यान से समझो। पहले हमने क्या लिया, ट्रायंगल लिया, डेल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा, फिर एक्स प्लस वाई को इस पॉइंट E और D और E की हेल्प से एक्स और वाई फाइंड किया। अब एक्स और वाई की वैल्यू जो फाइंड की इसमें पुट करने चल रहे हैं। तो डेल इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, I माइनस R1, वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, E माइनस R2 इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, तो माइनस R1 प्लस R2, या डेल इज इक्वल टू साफ साफ लिख लें, डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। चलिए, ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गया, प्यारा सा इक्वेशन सेकेंड। अब देखो R1 R2 का रिलेशन एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में लाना है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ए और एंगल और R1 R2 में कैसे रिलेशन निकलेगा ये भी ध्यान से देखो। अब क्या करना है, फ्रॉम ट्रायंगल DEF क्या मिलेगा DEF से भाई, देख लो क्या मिलेगा, ये R1 ये R2 और ये कुछ एंगल होगा पता नहीं, DEF, तीनों एंगल का सम कितना, ये जो हमारा F है, तो R1 प्लस R2 प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस F हो जाएगा, है ना। चलो इसको भी इक्वेशन मान लें, मन करे तो थर्ड मान लेते हैं। अब देखो, अब क्या हम क्वाड्रेट्रल अगर देखा जाए, किसी क्वाड्रेट्रल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्वाड्रेट्रल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्वाड्रेट्रल में अगर एंगल A ले लो और एंगल F ले लो, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है। तो क्वाड्रेट्रल, ध्यान रखो, क्वाड्रेट्रल इसको लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से समझो, एंगल A प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम, एंड ऐसे लिख दो, एंड एंगल A प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये पूरा क्वाड्रेट्रल अगर लो तो चारों का सम कितना, 360, तो इन दोनों अपोजिट का सम कितना, 180। तो A प्लस F इज इक्वल टू 180। तो यहां से F, ये A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस F लिख सकते हैं। ये 180 माइनस F आपको दिख रहा होगा, यहाँ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस F, और यहाँ A इज इक्वल टू 180 माइनस F। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों से देखो, अगर
तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए आ गया। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, इस सेकेंड इक्वेशन में चल के रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। बेसिक इक्वेशन तो हमारा ये बन जाता, मेन इक्वेशन तो हमारा ये हो जाता है। लेकिन मिनिमम डेविएशन की जो बात है, मिनिमम डेविएशन की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि फॉर मिनिमम डेविएशन कंडीशन है एक, ये कंडीशन याद रखना, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो आपका एंगल है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन होती है मिनिमम डेविएशन की। तो I इज इक्वल टू ई हो गया, I इज इक्वल टू जो ई है। अब तो जो इस इक्वेशन में I की जगह ई या ई की जगह I लिखो तो क्या मिलेगा भाई, ये मिनिमम डेविएशन आ गया। मिनिमम डेल मिनिमम इज इक्वल टू I प्लस ई की जगह भी क्या लिख सकते हैं, I माइनस ए। तो मिनिमम डेविएशन का फार्मूला हमें मिल गया 2I माइनस ए। तो ये मिनिमम डेविएशन का डेरिवेशन हो गया प्रिज्म के थ्रू। तो किस तरह से आपने देखा, ध्यान से इसको नोट करो, समझते हुए एक एक पॉइंट को पॉज कर करके देखो और समझने की कोशिश करो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, एक और इसी एंगल ऑफ डेविएशन पर एक और टॉपिक, एक छोटा सा पॉइंट जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे किसी फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्या इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। कि जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा डेविएशन हो रहा है, रीजन क्या है, या बहुत कम डेविएशन हो रहा है, उसका रीजन क्या है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है उस पर हम बात करें वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, कहीं कहीं म्यू मिलेगा, कहीं कहीं एन मिलेगा, स्मॉल एन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन, ऐसा भी बोला जा सकता है। मतलब ये हुआ, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इंक्रीज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जा सकता है। एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, एंगल ऑफ डेविएशन ऑल्सो इंक्रीजेज। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का फार्मूला ही देख लो यार, I इज इक्वल टू आई। अभी देखा आपने फार्मूला, डेल इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, डेल इज इक्वल टू डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस ए, है ना, 2I माइनस ए। अगर I की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो डेल भी तो इंक्रीज होगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स I को इंक्रीज करेंगे तो डेल भी इंक्रीज होगा। तीसरा वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ में कंफ्यूजन हो जाता कभी कभी, तो वेवलेंथ में कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए वेव ग्योर। देखो ये सोचो, किसी प्रिज्म से अगर ये लाइटें पास कर रही हूं तो सबसे ज्यादा क्लियर आपको कौन सी दिखेगी, रेड सबसे ज्यादा क्लियर दिखेगी। इसका मतलब ये अपने रास्ते से कम भटकेगी, ये अपने रास्ते से कम डेविएट होगी। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वायलेट का सबसे ज्यादा। ऐसे सीधे जा रही थी, पूरा डेविएट हो जाएगी, दिखेगी नहीं उधर आगे आके। इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ मींस लेम्डा। लेम्डा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इसको इंक्रीज करोगे तो डेल डिक्रीज हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो रेड लाइट का यूज करते हैं। रेड लाइट की जो विजिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो वो अपने रास्ते से डेविएट कम होती है। डेंजर सिग्नल पे देखते हो आप यूज किया जाता है, तो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसका डेविएशन जो होता है वो बहुत कम होता है। किसी भी मीडियम में आने पर वो डेविएट बहुत कम होती है। आइए और भी इस पर डिस्कस करना है, लेकिन अभी ये समझो, ठीक। हाँ, और टेम्परेचर भी एक ले लो, एक फैक्टर और है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या होगा भाई। अच्छा, अब सोचो किसी मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज करो तो क्या होगा। किसी मीडियम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देने से इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है ना वो बढ़ जाता है, मूव करने लगते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर बढ़ जाए तो डेंसिटी कम हो रही है,
है, डेंसिटी कम हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर मीडियम कैसा हो रहा है, रेयर हो रहा है, इसका मतलब डेविएशन वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा। तो ये 4 फैक्टर याद रखो। अब यहाँ पर प्रिज्म का जो रिफ्रैक्शन है, जो डेविएशन है, ये और ये जो आपके फैक्टर हैं, ये प्रिज्म पर बेस्ड कॉन्सेप्ट आपका यहाँ कंप्लीट होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगले टॉपिक की हम बात करेंगे जिसमें हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे। इस तरह से विश यू ऑल द बेस्ट। आप पढ़ते रहें, घर पे रहें।